शेखावटी तोरावटी में तो दसरा वो दिवाली में बड़ो त्योहार हो गया। तो आज ये दिवाली रहते आज दसरा वाला त्योहार पर मैं आप सब लोगों के बीच में आयो। आप सब लोगों के दर्शन करने को मौका मिले। आदरणीय प्रेम सिंह साहब और तोरावटी सभा दियो की खातिर में खूब सारो धन्यवाद अभिनंदन आप सबकी हमारी तरफ तो आप सबको और पूरी समिति को करो। आज विजयादशमी का दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने 10 दिन के उस युद्ध के बाद अधर्म के प्रतीक रावण का अंत किया। आज विजयादशमी का दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके और अधर्म से असत्य से मुक्ति दिलाई। निश्चित ही आज का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दिन। देश के सनातन धर्म को पालन करने वाले विभिन्न मत और संप्रदाय के लोग देश भर में आज के इस दिन को अलग अलग तरह से अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार इतिहास के अनुरूप मनाते हैं। भारत में बहुत सारा हिस्सा भी ऐसा भी है जहां हम भगवान राम की पूजा करते हैं, वहां कुछ हिस्से में रावण की पूजा भी की जाती है, उसकी भी महत्ता है। और निश्चित ही रावण भी वो अधर्म का प्रतीक था, लेकिन साथ साथ में उसका ज्ञान, उसकी बौद्धिक संपदा और क्षमता जो उसके पास में थी। रामायण में जो उल्लेख आता है जब रामेश्वर नाथ की स्थापना भगवान श्री राम को करनी थी समुद्र पार करने से पहले, तो सबसे योग्य पंडित कौन हो सकता है विश्व में, उसको जब आह्वान किया गया तो सबने एक बात को स्वीकार किया कि रावण के अलावा बराबर प्रख्यात पंडित कोई नहीं है। तो इस देश में कुछ ऐसे भी हैं जहां उसका भी पूजन किया जाता हो। देश के बहुत बड़े हिस्से में मां दुर्गा के महिषासुर वध को लेकर के विजयादशमी का त्योहार इस दशहरे को ऐसा करके मनाया जाए। इतिहास में अनेक पुरुष ऐसे हुए हैं जिनका विजयादशमी के साथ में जोड़ करके इस त्योहार को भी हम मनाते हैं। हम सबके पूर्वज श्रद्धेय राव शेखा जी का जन्म दिवस भी आज विजयादशमी के दिन मनाया जाए। सुबह में यहां आने से पहले जोधपुर में अनेक वर्षों से महाराज शेखा जी का जन्मदिन का कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के निमित्त ही मुझे जोधपुर में रुकना था, इसीलिए मुझे कुछ विलंब भी हुआ और आप लोगों को 2-3 घंटे इंतजार भी करना पड़ा। इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए जिनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के हम आगे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा देश आज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाली शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। आज दुनिया इस बात को भी स्वीकार करती है कि आने वाले 10 साल भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 10 साल होंगे और उस 10 साल में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर के उभरने वाला है। जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी तब भारत 10वें 11वें पायदान पर आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ करता था। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसा बनकर के उभरी और सारी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति जापान और जर्मनी इन दोनों को पछाड़ करके बनने वाले हैं। एक तरफ हम आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भारत आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत को कहीं नीचा देखना पड़े। धरातल से लेकर के चांद तक और धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक सब जगह भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मानने लगी है, स्वीकार करने लगी। एक तरफ जहां हम चांद पर पहुंचे वहीं दूसरी तरफ भारत आज ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रगति करता हुआ आज दुनिया में एक कीर्तिमान बनाने की दिशा में आगे पहुंचा है। हम सब जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारा देश भारत खाद्यान्न की कमी वाला देश। हमारे दादी साहब मुझे ताबड़ जब देखता हूँ मैं एक दिन सप्ताह में व्रत कर
भगवान पूछ तो भाई 11 को व्रत हुए, थारे पूनम को व्रत हुए, मंगलवार को व्रत करो और शुक्रवार को व्रत किसा भगवान को करो। तो भगवान कहता है कि वो शुक्रवार को व्रत जो है वो मैं शास्त्री जी को व्रत करूं। भगवान पूछियो बच्चों बदलने लागे उसने कि शास्त्री जी को व्रत कहीं है। तो वह क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री आते और वह 62 का दशक में एक बार पूरे देश को आह्वान करता था क्यों कि क्योंकि देश में खाद्यान्न की कमी है तो आपने एक टाइम व्रत करना चाहिए ताकि देश में दूसरा लोगों को भी सप्ताह में एक टाइम व्रत करा तो दूसरा लोगों का पेट भर सके। हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में भी इस परिस्थिति में था कि भारत खाद्यान्न के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन देश के किसानों ने, आप सब ने जिस तरह से परिश्रम किया और देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने जिस तरह से नए अनुसंधान किए, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश हो गया। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा फल और सब्जी का उत्पादन करने वाला देश है और भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा पोल्ट्री और मांस का जो है वो उत्पादन करने वाला देश है। आज इस किसान की मेहनत के चलते हुए भारत निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से भी दुनिया के 10 सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर पावर हाउस जैसे देशों में समा हुआ है। लेकिन फिर भी भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह के हालात थे, भारत में गरीबी एक बड़ी चुनौती थी। इतनी प्रगति होने के बावजूद भी, भारत नित नई प्रगति करने के बावजूद भी, आजादी के 70 साल लगभग बीत जाने के बाद में भी इस तरह के हालात धरातल पर थे कि देश में 62% परिवारों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तब तक देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। मुझे याद आता है जब मैं 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक सांसद के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं जब वहां पहुंचा, वहां पे स्वच्छता को लेकर के और पेयजल की स्थिति को लेकर के चर्चा हो रही थी। मैं भारत के झंडा लगे हुए, भारत का नाम लिखे हुए उस प्लेकार्ड के पीछे टेबल पे जा रखा था, वहां कुर्सी पर बैठा था। पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। जब वही चर्चा हो रही थी कि दुनिया भर में ऐसे कितने लोग जिनके पास में घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं है, जहां माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है। और मुझे अत्यंत दुख हो रहा था कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद में पूरी दुनिया हमारी तरफ उंगली उठा करके ऐसे इशारा कर रही थी कि भारत में कुल दुनिया में जो 100 करोड़ लोग हैं उसमें से 60 करोड़ लोग भारत में। लेकिन आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि आज हमने उस समस्या का समाधान किया, उससे बाहर निकलने में कामयाब हुआ। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी देश में 10 करोड़ परिवारों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा नहीं था। देश के 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में घर नहीं था। देश के 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में इस 21वीं शताब्दी में भी बिजली नहीं थी। सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए देश का व्यक्ति, आम जनमानस संघर्ष कर रहा था। देश के 84% घर ऐसे थे। देश में 19 करोड़ 40 लाख घर हैं, उसमें से केवल 3 करोड़ घरों को छोड़कर के बाकी 16 करोड़ घर ऐसे थे जिनकी माताओं बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका उठा करके घर से बाहर कहीं न कहीं पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अपने यहाँ दौरावटी में, शेखावटी में तो पुराने जमाने में फिर भी धरती में पानी था, 20, 30, 40, 50 फुट का पानी था। लेकिन मैं तो क्योंकि जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जैसलमेर में जन्मा हूँ, जोधपुर और जैसलमेर का प्रतिनिधि हूँ, मैंने तो मेरे बचपन में वहां देखा महिलाएं 5-5, 10-10 किलोमीटर मटका उठा करके पानी लेने के लिए जाती है। देश में 84% घरों को पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को अपने सर पे मटका उठा करके बाहर जाना पड़ता है। आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद में भी सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा। और तब आपने आशीर्वाद दिया, देश में मोदी जी की सरकार बनी, आज परिदृश्य बदला है। आज देश में गरीब का घर बन रहा है, देश के गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है, देश के गरीब के घर में बिजली पहुंची,
देश के गरीबों के गांवों में रोशनी पहुंची, देश के गरीबों के गांवों में सड़कों का जंजाल बिछा, देश के गरीबों को चिकित्सा के खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक योजनाओं का सूत्रपात हुआ और इस तरह से देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितने सार्थक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, इससे पहले भी इस तरह की योजनाएं शायद बनती थी, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिस तरह की प्रक्रियाएं थी, एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं बनाते थे और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जितना लिमिटेड संसाधन छोटे बजट के साथ में योजना होती थी, जितना खर्च योजना पर होता था उससे ज्यादा खर्च उसके प्रचार पर होता था, ताकि उसके माध्यम से वोट बटोरे जा सके, लोगों को मन में एक आशा जागृत की जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक नई व्यवस्था कायम की कि पुराने समय में जो धारणा इस देश में बनी हुई थी, लिमिटेड जो है डेवलपमेंट के लिए बात करते थे, एक बार में एक योजना बनती थी, इंदिरा आवास योजना के नाम से योजना बनी, पुराने लोग बैठे उन सबको याद होगा, पूरी तहसील जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में 500-400 मकान बनाने, 200 मकान बनाने का कुल मिलाकर के साल में टारगेट होता था। एक पंचायत को 2 मकान मिलते, पहले तो उसमें भी जो है विधायक जी को जो मन में आता था उस पंचायत को जो अच्छा वोट देते थे, जो ज्यादा वोट देते थे, ज्यादा मदद करते थे, या जो प्रिय सरपंच होता था उसको 5 मकान देते और बाकी को शायद 1 मकान देते। अब जिसको 1 मकान सरपंच को बनाने के लिए मिलता था वो तो सोचते कि राड़ के वास्ते घरों में तो मारे भी बना लो ताकि लड़ाई नहीं है, वो खुद के घर में बना लेते, खुद के भाई के घर में बना देते। सामान्य आदमी उसके लिए इंतजार करता रहता था, वर्षों तक उसको ऐसा लगता था कि दूर एक कहीं दिया टिमटिमा रहा है और वो हमारे यहाँ विकास का दिया कभी न कभी मेरे घर में भी रोशन होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक नई व्यवस्था बनाते हुए एक नई परिभाषा देश में बनाई और एक नया गवर्निंग सिस्टम बनाया। जो भी योजना हाथ में लेगी उस योजना को 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने तक उस योजना को पूरी नहीं मानी। आज घर में शौचालय बनाने शुरू किए थे तब किसी से ये नहीं पूछा और किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, आप किस जाति के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, आपने विधानसभा में मत दिया था कि नहीं दिया था, आपने लोकसभा में मत दिया था कि नहीं दिया। 100% लोगों तक ये जो है सुविधा पहुंचे, इस तरह दृष्टिकोण से काम हुआ और आज देश में एक परिवर्तन उसके चलते हुए आया। जब गैस का चूल्हा दे रहे थे, मैं जब छोटा था कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब। मैं उनके घर पे कई बार जाता था, उनके घर के बाहर अक्सर गांव के लोग बैठे रहते और मैं पूछता था सर ये लोग किस लिए आए हैं, तो ये क्यों कहते थे कि गैस का कनेक्शन जो है वो एक सांसद के पास में 25 कनेक्शन साल में देने की एक कोटा होता है और ये मेरे पास में पर्ची लेने के लिए आते हैं कि साहब आप एक अनुशंसा कर दो, आप मेरे घर में गैस का कनेक्शन है, मेरी बच्ची ने हमेशा गैस पे खाना बनाया, कल शादी होकर के दूसरे घर में जाएगी, वहां गैस का चूल्हा नहीं है, धुएं से उसकी आंखें जो है वो जलेंगे और वो तकलीफ में आ जाएगी, इसलिए एक गैस का चूल्हे के लिए मुझे एक आउट ऑफ टर्म मिलने के लिए एक पर्ची लिख करके दे। और 20-20 लाख लोगों की विधानसभा में अगर 25 लोगों को पर्ची देने का की ताकत सांसद के पास में मात्र हो, उससे परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर तक पहुंचाएंगे। आप सब ने देखा होगा कि आपको सांसद के घर नहीं जाना पड़ा, उल्टा गैस एजेंसी वाला ढूंढ करके कि भैया मुन्नी देवी कहाँ रहती है, इसका नाम पूरा हो जाए, इसको कनेक्शन मिल जाए तो हमारा खाता पूरा हो जाए, एक एक घर तक कनेक्शन पहुंचने का काम। आज उसके कारण जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के चलते हुए 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा से पार करता है, बाहर निकलता है। तो इस तरह से देश में बदलाव हो रहा है और भारत में बदलाव हो रहा है। इसकी धमक, भारत की पहचान, भारत के बदलाव की चर्चा जो है पूरे विश्व भर में आज सुनाई दे रही है। अभी हम सब ने देखा G20 में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन की बात की और जिस ताकत के साथ में उन्होंने बात रखी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में जब देश के 2 बड़े देशों के बीच में पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के कारण से पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई ऐसी दिखाई देती है, उस समय में कोई सोच नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि देश भारत में होने वाले इस G20 के सम्मेलन में कोई एक तरह का समझौता जिसमें सारे दुनिया के ताकतवर देश एक साथ हस्ताक्षर कर सके, ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री, आप सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी कि उन्होंने इस तरह से ड्राइव किया उसको कि पूरी दुनिया की सारी आर्थिक महाशक्तियां अपने मतभेद बुला करके उस एजेंडा पर एक साथ से खड़ी हुई। आज इस तरह से देश की ताकत बढ़ी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की भी शक्ति उसके कारण से बढ़ी है। आज मित्रों,
ये जो धरती है ये तो सैनिकों की धरती है। आज सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए जो कितने सालों से लंबित बात थी, पिछले लगभग 40 साल से देश के सैनिक जिस बात के लिए, जिस ओआरओपी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत और उनकी संकल्प शक्ति थी कि जिस कांग्रेस ने कुछ 100 करोड़ रुपए देकर के ओआरओपी की बात की थी, उस ओआरओपी को 1 लाख करोड़ रुपए देकर के उस ओआरओपी को घोषित करके उसको लागू करके धरातल पर और सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज देश की सैनिक ताकत कितनी बड़ी है कि भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हैसियत, क्षमता और ताकत आज दुनिया के किसी देश में नहीं थी, देश की नहीं रही। और एक संकल्प के साथ में आज देश आगे बढ़ रहा है कि अब 2047 तक देश को विकसित भारत बनाएंगे, देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध, संपन्न देशों की श्रृंखला में ला करके खड़ा। इसलिए ये जो 10 साल का कालखंड है ये अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। और ये जो 10 साल का कालखंड महत्वपूर्ण है, उस दृष्टिकोण से आने वाले समय में 2024 में जो सरकार बने वो चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और वो चुनाव क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है, वो चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। इसलिए उस चुनाव से पहले ये जो विधानसभा का राजस्थान का चुनाव है, ये चुनाव उसकी नींव की ईंट रखेगा, आधारशिला बनने वाला है। और ये आधारशिला के चुनाव को बढ़ाने के लिए ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं यहाँ किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी और चर्चा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ हकीकत की बात यहाँ पर करना चाहता। आज जिस तरह से हमको हमारे राजस्थान में क्षमता है, राजस्थान में जिस तरह की ताकत है, राजस्थान में जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह की ऊर्जा है, क्या हमने कभी सोचा है कि उसके दृष्टिकोण से हम राजस्थान का विकास कर पाए? क्या हमने कभी सोचा है कि उस दृष्टिकोण से हम राजस्थान में रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर पाए? क्या हमने कभी सोचा है कि उस तरह से राजस्थान को जिस तरह से विकसित होना चाहिए उतना विकास राजस्थान में क्यों नहीं हो पाया? निश्चित रूप से हमको इस विचार के साथ में जुड़ करके इस महत्वपूर्ण समय में हम सबको उस दृष्टिकोण से, उस विचार के अनुरूप निर्णय करने की आवश्यकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह कि मैं एक ऐसे समाज के साथ में सामने बैठा हूं, जिस तमरावटी समाज, जिस तंवर समाज ने इस दिल्ली पर शासन किया, इस देश की राजधानी पर हिंदुओं का शासन चलाने का काम उस समाज ने किया। उस अनंत पाल के वंशजों के सामने में बैठा हूं, जिनके हस्ताक्षर, जिनके धमक जो है पूरी दुनिया में पहचानी जाती थी, और जिन्होंने इस देश में सनातन धर्म जिंदा रहे उसके लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की। मैं ऐसे समाज के सामने बैठा हूं जिसके वीर पुरुषों ने पश्चिम से आने वाले झंझावातों को रोकने के लिए अपने भुजाओं की ताकत के आधार पर अपने बेटों को कुर्बान करके, अपने पीढ़ियों को कुर्बान करके इस देश में सनातन धर्म, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के लोग होंगे, जो सनातन धर्म के बाद 36 के 36 कौम के लोगों के इस धर्म की रक्षा, आस्था की रक्षा करने का काम किया। आज उस समाज के लोगों को निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे पास में इतना ऊंचा आदर्श है, इतना बड़ा इतिहास हमारा, इतना महत्वपूर्ण इतिहास है जिस पर हम पीढ़ियों से गर्व करते आ रहे हैं कि जब जब परिवर्तन की आंधी देश में आई थी, तब तक आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने अपने शीश तान करके, अपने माताओं बहनों ने अपने जौहर में जल करके, स्वाहा होकर के अपने शील की रक्षा करते हुए इस इतिहास को, अपने इतिहास के पन्नों में अपने आप को स्वर्णाक्षरों से अंकित कराया। जिस तरह से उस समय का इतिहास लिखा गया था, आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से आज के कालखंड का इतिहास भी, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण भारत के लिए होगा कि इस आज के कालखंड का इतिहास भी जो है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से लिखा जाए। और जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो आज हमको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी कि जब इस 2023-20 से लेकर के 30 या 40 के बीच में जो परिवर्तन देश में हुआ, उस परिवर्तन के बाद जिस तरह से हम गर्व करते हैं कि पहले जो कोई भी परिवर्तन हुआ था वो परिवर्तन हमारे समाज के लोगों ने किया था, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से हम पर गर्व कर पाए? हमको निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इस तरह से खड़ा करने की आवश्यकता है कि वो इस परिवर्तन के भागीदार बने, परिवर्तन के हिस्सेदार बने। आज समय बदल गया, अब तलवारों का युग नहीं है, अब कलम का युग है, अब बौद्धिक क्षमता का युग है, अब बुद्धि के आधार पर विकसित होने का युग है। हम अपने पीढ़ियों को इस तरह से तैयार करें, आने वाली पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करें कि वो उस देश के बदलाव में अपने हस्ताक्षर कर सके, और आने वाले समय में जब कभी इतिहास लिखा जाए तो इसी तरह से, उसी सम्मान के साथ में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कह सके कि हमारे पूर्वजों ने इस बदलाव के समय में भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज दूसरी एक तरफ और एक विषय पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। भारत की ये सनातन सभ्यता और संस्कृति
जो हजारों साल से अनवरत गंगा के प्रवाह की तरह चल रही है। अनेक तरह के भारत की समृद्धि, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत की क्षमता, भारत के कौशल, भारत की उन्नति और भारत की समृद्धि, इससे आकर्षित होकर के हजारों वर्षों तक भारत पर आक्रमण हुआ। हजारों सालों तक भारत की सभ्यता संस्कृति को मिटाने के कुछ से षड्यंत्र हुए। 2000 साल तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को लूटने के लिए, सभ्यता को समाप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण हुए। कितनी तरह के लोग आए, शक, हूण, कुषाण, यूनानी, अरब, खलीफा, मुगल, पठान, कितनी तरह के लोगों ने आकर के यहाँ भारत की संस्कृति को मिटाने, नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ में आकर के यहाँ पर हमले किए। लेकिन हम सब के पूर्वजों ने, हम सब के बुजुर्गों ने, हम सब की माताओं बहनों ने उस समय इस तरह के जो है वीर पुरुष पैदा किए थे कि उन्होंने अपनी भुजाओं की ताकत पर उन हमलों को अपने सीने पर झेल करके उनको वापस लौटाने के लिए मजबूर किया। इस सनातन संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाए रखने में अपना अमूल्य योगदान किया। मैं आज ही जब सुबह बात कर रहा था, महाराज शेखा जी की चर्चा कर रहा, एक साधारण व्यक्ति परिवार में जन्म हुए, छुटभाई का बेटा, अपनी भुजा की ताकत पर, अपने व्यक्तित्व और चरित्र की ताकत पर इस तरह से बड़ा हुआ था, इस तरह से खड़ा हुआ कि वो साधारण से असाधारण हो गया। एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए उसने न केवल अपना बलिदान किया, बल्कि अपनी 3 पीढ़ियां कुर्बान करने का काम किया था। ऐसे लोगों ने मिलकर के सनातन की रक्षा की। आज इस सनातन पर फिर एक बार हमला हो। आज देश में देश की संपन्नता और देश की समृद्धि को देख के जल से जलने वाली ताकतें पूरे विश्व भर में एक साथ एकत्रित हुई। वो एक साथ जुड़ करके सब लोग इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ते हुए ताकत को पदलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए, इस सामर्थ्य और इस बदलते हुए परिदृश्य के कारण से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए ऐसी ताकतों को जो सनातन के विरोध में बात करती हैं, उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी, जिस तरह से महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह के मुख से एक उक्ति लिखी हुई है, और वो है 5वें अध्याय में लिखी है कि देश की सीमाएं और संस्कृति माता के वस्त्रों के समान पवित्र होती है, और देश के हर एक पुत्र का, माता के हर एक पुत्र का जिस तरह से मां के वस्त्रों की रक्षा करना, उसकी इज्जत की, उसके पवित्रता और शील की रक्षा करना जिस तरह से हर एक पुत्र का कर्तव्य है, ठीक उसी तरह से संस्कृति और सीमा की रक्षा करना भी हर एक पुत्र का कर्तव्य है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम इस सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम करें। लेकिन मैं जिस समर्थ समाज के सामने बैठा हूं, जिसके कार्यक्रम में मैं आज यहां उपस्थित हुआ, उस समाज की दोहरी जिम्मेदारी, क्योंकि इस सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने किए हैं तो वो आपके और मेरे समाज में, क्षत्रिय समाज ने किए। इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि जिस संस्कृति और जिस सनातन को बचाए रखने के लिए हमारी पीढ़ियां कुर्बान हुई है, जिस संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए अनेक जौहर किए गए, अनेक साक्य किए गए, अनेक बार कसम धारण करके और अपने आप को खपा दिया गया, उस सभ्यता और संस्कृति को हम पददलित नहीं होने देंगे, उसको अपमानित नहीं होने देंगे। उसको अपमानित करने वाली हर ताकत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज देश में, दुनिया में अनेक तरह के धर्म है, छोटे बड़े। कोई किसी धर्म के विरुद्ध अगर आवाज उठती है, पूरी दुनिया में जो है उसको लेकर के एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, एक प्रतिक्रिया होती है। आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किया जाने वाला सनातन धर्म, मैं किसी जाति की बात नहीं करता, किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करता, किसी संप्रदाय की बात नहीं करता। हम सब गंगा की उस धारा में, सारी मिली हुई नदियों के, सहायक नदियों के जैसे हम सब लोग गंगा की धारा के समान सनातन के हिस्से। हमारे सनातन को कोई चुनौती दे और उसके बाद में समाज से कोई प्रतिक्रिया न हो, मैं हिंसक प्रतिक्रियाओं का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इतना आवश्यक होगा कि इस लोकतंत्र में जो प्रतिक्रिया करने का मार्ग है, वो मार्ग वोट की चोट का मार्ग है। निश्चित रूप से हमको इस समय में, इस बार के इस चुनाव में, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए अपने मन में इस संकल्प के साथ में कि सनातन के विरोध में चर्चा करने वाले लोगों को, सनातन के विरोधियों के साथ में खड़े रहने वाले लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए आज जिन बच्चों का सम्मान हुआ है, उन सब का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका अत्यंत हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की।